एजेंट क्या क्या काम करने के लिए ऑथराइज होता है? मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि कोई काम बताया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि कोई काम बताया है, तो ये क्या, इसको क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं वो काम करने के लिए? व्हाट ऑल अथॉरिटीज इज ही हैविंग, दैट इज द टॉपिक। व्हाट इज द एक्सटेंट, क्या दायरा है इसका अथॉरिटी का? आइए समझते हैं। मान लो मंशा की मम्मी ने मंशा को है ना 100 रुपए दिए थे खर्च करने को, ठीक है, और ये जाके है ना 200 250 रुपए खर्च करके आ गई, तो मम्मी की तरफ से एक जोर से चमाड़ आएगा। तो कहने का मतलब ये है, एजेंट को भी अपने जो दायरा मिला है ना उसी के अंदर रह के काम करना होता है, नहीं तो प्रिंसिपल की तरफ से एक चमेड़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं एजेंट अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। कि सर जब बिल्कुल सब कुछ सही सही चल रहा हो, वो ट्रक जैसी, आइसक्रीम ट्रक जैसी कोई इमरजेंसी नहीं हुई हो, ठीक है, तो फिर एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होती है? पढ़ भाई मंशा। An agent who has authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act or is usually done in the course of conducting such business. Example, A appoints B as his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purposes of carrying on the business. देखो, एक गिवन काम को मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया है कोई काम करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए जो जो बातें लॉफुली नेसेसरी होती हैं, जिन्हें हम लीगल वे में कर सकते हैं, वो सारे काम करने की अथॉरिटी एजेंट के पास में होगी। वापस समझो, यदि किसी प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को कोई पर्टिकुलर काम के लिए एजेंट बनाया है, तो जिस भी काम या वर्क के लिए एजेंट बनाया है, उस वर्क को करने के लिए जो भी बातें नेसेसरी हैं, जो भी अथॉरिटी इसको चाहिए, जो भी काम लीगली किया जा सकता है, वो सारी अथॉरिटी इसको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपने शिप बिल्डिंग के लिए एजेंट अपॉइंट किया है कि मेरा शिप बिल्डिंग का काम है, ये पर्टिकुलर शिप को आपको देखना है, आपको बनवाना है, यू आर माई एजेंट फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो अब शिप बिल्डिंग के लिए लकड़ियां खरीदना, मैन पावर खरीदना, जगह किराए पे लेना, ये सब बातें जो कि लीगली की जा सकती हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो सर वो उस काम को करने के लिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जिस भी अथॉरिटी की जरूरत होती है जो कि लीगली की जा सकती है, वो काम की सब सारे कामों की अथॉरिटी एजेंट के पास में होगी। नेक्स्ट पढ़ भाई, एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है? पढ़। In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो चुकी है, अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो चुकी है, तो एजेंट को हर वो काम करने की अथॉरिटी भी मिलती है, एजेंट को हर वो काम करने की अथॉरिटी मिलती है टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस। सर हर वो काम जो कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी समझ वाला आदमी, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के काम के लिए करता, वैसे ही उसको एजेंट को अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी करने का राइट मिल जाएगा, जिससे वो प्रिंसिपल को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए रहते हैं लंदन में, उनकी एक शॉप है मुंबई में। मिस्टर ए वहां से जीन्स बेचते हैं, केवल एक ही काम करते हैं ये लोग, वहां से पेपे और इन सब की जीन्स बेचते हैं जो कि यहाँ शॉप पे लगती है, और यहाँ शॉप पे इनके जो एजेंट हैं वो उसको बेचते हैं। अभी सडनली क्या हुआ, मार्केट में एक खबर आई, क्या खबर आई कि चाइना से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में जीन्स डंप होने वाली हैं, जिनके बाद में इन जीन्सों को कोई नहीं पूछेगा। ये एक तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। तो अब एजेंट के पास में इतना टाइम नहीं है कि इनको संपर्क करे, या किसी कारणवश इनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, ठीक है। उसने क्या किया,
उसको पता था ये बात कि 7 दिन बाद चाइना का माल मुंबई में डंप होने वाला है, ठीक है। उन्होंने 7 दिन में ही अपना जितना माल था थोड़ा सा लॉसेस खाके भी बेच दिया और अपनी कैपिटल खड़ी कर ली, जिससे जिससे कि इनके प्रिंसिपल का नुकसान कम हो जाए। तो सर बात क्या है, इन एन इमरजेंसी एजेंट कैन डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence under similar circumstances in his own case। हम आपसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं मांग रहे हैं, समझ नहीं मांग रहे हैं। नॉर्मल समझ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी जैसे गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के लिए करता है, वैसे ही आपके लिए भी वो कर कर रहा है। ऐसी अथॉरिटी एजेंट को प्रिंसिपल के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में मिलेगी। जैसे कि आइसक्रीम वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, नहीं मेरी खुद की आइसक्रीम्स गल रही होती तो मैं क्या करता, आसपास का कोई भी गांव है या फिर शहर है जो सबसे नजदीक है उसमें जाके थोड़ा सा लॉस खाना पड़ता तो भी खपा देता, पूरा माल डिस्ट्रॉय होने से, मेरा पूरा पैसा खराब होने से बच जाता। सो दिस इज एन एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू सेव हिज, ही कैन डू वट एवर वर्क एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी इन हिज ओन केस इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस करता है टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम लॉसेस, वैसे ही अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए वो कर सकता है। नाउ टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन एन इमरजेंसी फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। समझ लो क्वेश्चन आता है इस पे, समझ लो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन एन इमरजेंसी, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इमरजेंसी में एजेंसी जैसी बात क्रिएट हो रही है तो ये बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। नंबर 1 पढ़ भाई। Agent not in a position or have any opportunity to communicate with principal within the time available। समय इतना ही है, या तो एजेंट का प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या तो समय नहीं है या संपर्क हो नहीं पा रहा है और अब ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में लैंडलाइंस हुआ करती थी, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो बीच रास्ते में यदि गाड़ी खराब हो जाए तो इतना आइसक्रीम के गल जाएगी ना यार, इतना टाइम थोड़ी मिलता था कि पास में फोन ढूंढ के पता कर लें ना फिर काम करें। हालांकि आजकल मोबाइल हो गया है, थोड़ा समय मोबाइल होने के बाद में भी ऐसा आता था कि मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं मिलते थे, यानी कि दोनों ही, चाहे लैंडलाइन या चाहे मोबाइल वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब क्या है, एजेंट का प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यदि कम्युनिकेशन हो जाता तब तो 1 मिनट लगता है ना, 1 मिनट लगता है, प्रिंसिपल से पूछ लेते हैं सर बताइए ये सिचुएशन हो गई है क्या करने का है। तब तो फिर मैं अपनी इमरजेंसी में भी मैंने आपसे संपर्क करके आपसे डायरेक्शंस ले लिए, आपसे अथॉरिटी ले ली वो काम करने की, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि इमरजेंसी सिचुएशन हो गई और उसमें मेरी अथॉरिटी में मेरे को काम करना है, तो उसका सबसे पहला इमरजेंसी का होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया। यदि प्रिंसिपल से संपर्क करने का आपको टाइम मिल गया और आपने नहीं किया, या तरीका मिल गया और आपने नहीं किया, तो फिर जरूरी नहीं है आपने जो काम किया वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है कि यदि इमरजेंसी सिचुएशन में आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सकते हो तो पहले करके डायरेक्शंस ले लो। वैसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी अथॉरिटी से काम कर पाओगे, आपकी अथॉरिटी का दायरा बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। एग्जाम में इस पॉइंट पे आपको घुमाने की कोशिश करी जा सकती है कि पास में था साधन संपर्क करने का लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपनी मर्जी से भेज दिया, तो फिर इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आपने जो डिसीजन लिया वो सही तरीके से नहीं लिया। सो एजेंट मस्ट नॉट बी इन अ पोजिशन और हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। ये पहली इमरजेंसी का नियम। सेकंड पॉइंट, Actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly। सही में जबरदस्त नेसेसिटी आ गई है फॉर द एजेंट टू एक्ट वेरी क्विकली एंड प्रॉम्प्टली। दो एग्जांपल देखो, एक में तो ईशा शेट्टी है ना आइसक्रीम का ट्रक लेके जा रही थी जो कि रेफ्रिजरेशन खराब हो गया। दूसरे में ईशा शेट्टी आइसक्रीम का ट्रक नहीं लेके जा रही थी, शी वॉज टेकिंग अ ट्रक ऑफ बेडशीट्स, ठीक है। इसमें यदि ट्रक रेफ्रिजरेशन खराब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें ट्रक खराब होता है तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है क्या, कोई वो बेडशीट गल जाएंगी क्या, या उनका कुछ खराबा हो जाएगा क्या, नहीं। उसमें थोड़े टाइम बाद में भी ट्रक को, मतलब इमरजेंसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो सर जिस सिचुएशन को आप इमरजेंसी मान रहे हो वो सही में उस लायक होनी भी चाहिए, जबरदस्ती में हाय तौबा मचा के अपनी अथॉरिटी नहीं बढ़ाने। नेक्स्ट थर्ड पढ़ गई।
Agent should have acted bona fide and for the benefit of the principal. बोनाफाइड, एकदम सच्चे तरीके से अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम किया है, सच्चे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। एजेंट का तो काम भी होता है एकदम बोनाफाइड वे में काम करने का। ठीक है, एंड फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की इमरजेंसी बता दी, ठीक है, और 10 रुपए का माल यदि 9 रुपए में बिक भी सकता था तो भी 7 रुपए में बेच के आ गए। बोनाफाइडली काम नहीं किया है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। The agent should have adopted the most reasonable and practicable course under the circumstances. एजेंट को वो ही तरीका अपनाना है जो कि सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकल है। सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकल कोर्स है, जो भी सॉल्यूशन है वो अपनाना है, विच वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि हर सिचुएशन के लिए ये प्रैक्टिकल वे है। मान लो ईशा शेट्टी का ट्रक खराब हो गया आइसक्रीम का, ठीक है, और यदि पास में से एक खाली ट्रक जा रहा था रेफ्रिजरेटेड ट्रक, तो मोस्ट प्रैक्टिकेबल बात क्या होती कि उसमें माल इसको शिफ्ट करते, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भाड़ा दे देते। ये उस सिचुएशन के अनुसार जो भी सही होता वो करते। यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं रही है तो पास में ले जाके माल खपा देते। ये सेकंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, जो भी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस में सबसे ज्यादा रीजनेबल और प्रैक्टिकल होता वैसा काम करते हैं। So the agent should have adopted the most reasonable and practicable course under the circumstances. Next point. The agent must have been in possession of the goods belonging to principal and which are the subject of contract. जो भी माल कॉन्ट्रैक्ट का था वो प्रिंसिपल का एजेंट के पास में पड़ा हुआ था, एजेंट के पोजेशन में होना चाहिए वो गुड्स। ठीक है, तभी एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी क्वेश्चन बन सकता है कि एजेंट की इसमें सबसे ज्यादा जो है ना आने का पॉइंट रहता है वो इमरजेंसी के सिचुएशन में आने का रहता है, ऐसा मतलब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ नेसेसिटी और इमरजेंसी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। पहले आप मेरे से ऐसे ही समझ लो बेसिक बात, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ईशा शेट्टी, शेट्टी साहब कहाँ हैं? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? 4:30 है? 5:30। 5:30 है क्या? अच्छा, वेरी नाइस। हाँ चलिए, तो शेट्टी आज वीडियो ऑन नहीं कर रही है बार बार। चलो, क्या हो गया भाई शेट्टी, क्या अकेले अकेले खा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, आइसक्रीम का बस आप नाम लेते हो, बाकी कुछ नहीं है सर। चलिए आ जाइए, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को ध्यान से समझना। सर, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना बेटा, वो होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तभी तो प्रिंसिपल एजेंट पे इतना भरोसा करता है कि ये मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, मैं उसको इतनी अथॉरिटी देता हूँ कि वो मुझे बाइंड कर सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ में अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मेरे को ये बाइंड कर सकता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मी एंड अ थर्ड पार्टी। तो विश्वास है तभी तो इतनी अथॉरिटी दी है रे इसको। ठीक है, क्या ऐसा करना सही रहेगा कि प्रिंसिपल ने इस विश्वास के रूप में एजेंट अपॉइंट किया है, इस विश्वास के साथ में वो एजेंट है ना एक सब एजेंट अपॉइंट कर ले कि प्रिंसिपल ने मुझे ये काम दिया है, मैं तुझे ये काम सौंपता हूँ? क्या ऐसा करना सही रहेगा? क्या ऐसा करना सही रहेगा कि है ना उसने मुझे विश्वास से काम सौंपा है तो मैं भी तुझे विश्वास से काम सौंप देता हूँ कि जा करके आ मेरे बिहाफ पे? नहीं, नहीं, ऐसा सही नहीं होगा। सो बेसिकली एजेंट ने कुछ कामों के लिए जिनका नेचर ऐसा है, जिनमें सब एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, जिसमें कस्टमरी प्रैक्टिस है अपॉइंट करने की, उन बिजनेसेस में तो सही है। अदरवाइज
कोई काम पर्सनल नेचर का है, उसके लिए हमको सब एजेंट अपॉइंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो सब एजेंट, किसी ने आपको एजेंट अपॉइंट किया है, आपको फर्दर सब एजेंट्स अपॉइंट नहीं करने, आपको खुद को वो काम करना चाहिए। एक्सेप्शंस हैं, कई बार सब एजेंट्स प्रॉपरली भी अपॉइंट होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कई बार सब एजेंट्स प्रॉपरली भी अपॉइंट होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन जहां पर आपके स्किल्स पे डिपेंड किया जा रहा है, आपसे उसका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वहां उसी काम के लिए फर्दर सब एजेंट्स नहीं अपॉइंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं, अच्छा इसमें एक एक चीज पढ़ेंगे। सब एजेंट किसका गला पकड़ सकता है, क्या सब एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई चीज कर ली है तो क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लगेगा क्या, ठीक है। सब एजेंट के कामों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एजेंट जिम्मेदार होगा या प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होगा, कौन होगा। क्या सब एजेंट अपना रेम्यूनरेशन केवल एजेंट से मांग सकता है या प्रिंसिपल से भी मांग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स अभी अपन पढ़ेंगे सब एजेंट वाले टॉपिक के अंदर। अब अपन आते हैं दूसरी चीज पे, विच इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट के अलावा एक और चीज होती है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तुम लोग कभी स्कूल में जाते थे, मान लो एक स्कूल की एक क्लास है, उसमें एक है मंशा, एक है रिया, एक है कनक, ईशा शेट्टी, ईशा बांगड़, श्लोक मुंदड़ा, ठीक है, ये सब बच्चे बैठे हुए हैं क्लास की बेंच पे। टीचर जिसकी क्लास होने वाली है वो है मैथ्स की टीचर। घंटी बजती है, मैथ्स की टीचर का पीरियड लगता है, मैथ्स पता पड़ता है मैथ्स की टीचर तो छुट्टी पे है, पता पड़ता है मैथ्स की टीचर जो छुट्टी पे है, तो उसकी जगह आपकी साइंस की टीचर आ जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट टीचर आई है या नहीं आई है, आज उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है, किसको सब्स्टिट्यूट किया है कि मैथ्स की टीचर को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। यानी कि मैथ्स की टीचर हट जाती हैं, उनकी जगह पे साइंस की टीचर आ जाती है, जस्ट टू सब्स्टिट्यूट, ताकि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ये हो और हल्ला नहीं मचाए, ठीक है, इसलिए। तो अब सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है कि वो एजेंट खुद रास्ते से हट जाता है और दूसरे एजेंट को अपनी जगह पर अपॉइंट करता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। समझ में आया, यानी ये सीन से गायब हो गया, अपनी जगह पे इसने इसे अपॉइंट कर दिया विद इट्स परमिशन, ठीक है। या फिर जो भी है विद इट्स परमिशन का मतलब इनकी बात हो रखी है कि भाई मैं अपनी जगह इसको अपॉइंट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, दिस पर्सन इज सब्स्टिट्यूटिंग दिस पर्सन, ठीक है। या तो ये, या फिर ऐसे मान लो मुझे कोई सामान बेचना था, अपना ऑक्शन कराना था, मैंने मिस्टर ए को एज एन एजेंट अपॉइंट किया कि मेरे को ये माल ऑक्शन कराना है, कृपया एक अच्छा ऑक्शनियर ढूंढ के लाओ। तो मिस्टर ए का काम क्या है, इनके बिहाफ पे एक अच्छा ऑक्शनियर ढूंढे, जैसी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। जब वो ऑक्शनियर मिल गया तो सर खुद बीच में से हट गए, इनके और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये ऑक्शनियर कौन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया। ये मेन एजेंट हो गया, मेन एजेंट खुद रास्ते से हट जाएगा और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर ये दोनों काम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है उसका अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही होता है। सब एजेंट का अपॉइंटमेंट, सब एजेंट में कि इसने एजेंट अपॉइंट किया, इसने फर्दर अपने काम के लिए एजेंट अपॉइंट कर लिए, बेसिकली तो गलत होता है सब एजेंट वाला काम, पर कुछ जगह पे अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो यही कहानी अपने को सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की समझ ली है, ठीक है। बेसिक मोटा फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया, डिटेल्स में अपन अभी चलते हैं। रिया मैडम, पढ़िए इसको, क्या खा रहे हैं आप। सर कुछ नहीं खा रही कुछ सर। नहीं खा रहे हैं सर, हवा खा रहे हैं, उस पर रोक मत लगाइए, ठीक है। चलिए पढ़ो इसको, सब एजेंट को सबसे पहले। Sub agency occurs when an agent appoints another agent.
Can an agent delegate his authority? The general rule is that an agent cannot further appoint an agent. Delegate, delegatus non protest delegare is the governing rule. It means a डेलीगेटर्स, स्टॉप delegatee. स्टॉप, डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, जिसको मैंने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करी है वो फर्दर उस अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। जिसको मैंने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करी है वो फर्दर उस अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। कारण मैंने आपको बता दिया, कारण है फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, विश्वास वाला रिलेशनशिप है। इसलिए डेलीगेट, ये मैक्सिम है, डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है, जनरल रूल क्या है? एजेंट कैनॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट। आगे बढ़ गई। Yes, sir. It means a delegatee cannot further delegate. Section 190 of the Indian Contract Act states that an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. An agent cannot delegate his authority as agent to other person. ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक बात। देखो, एक एक अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इस चीज का। क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है? देखो, मार्केट में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स अवेलेबल हैं। आर्किटेक्ट अवेलेबल है, कोई आर्किटेक्ट घर का नक्शा 5,000 रुपए में बना के देता है, दूसरा उसी काम का 50,000 रुपया लेता है। दूसरा उसी काम का 50,000 रुपया लेता है। मैंने 50,000 वाले मिस्टर बी को चूज किया। मिस्टर बी ने वही काम मिस्टर सी को फर्दर डेलीगेट कर दिया, तू कर लेना मेरे भैया पे। अरे भाई, मैं तुझे किसी कारण से ये पैसे दे रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ तू खुद करे। सस्ते में ही करवाना होता है या दूसरे से ही करवाना होता तो मैं खुद कर लेता ना। तो मैंने आपको इस काम के लिए अपना एजेंट अपॉइंट किया है, तो अब आपको ही करना है। सो जनरल रूल, सर, एजेंट कैनॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट। ठीक है, लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फर्स्ट पढ़ भी दिया। Yes, sir. Exceptions. To this rule, there are certain exceptions where an agent can appoint sub-agent. First, where ordinary custom of trade permits employment of sub-agent. स्टॉप। Second, वेयर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड, जिस भी धंधे के लिए, जिस भी काम के लिए आपने एजेंट अपॉइंट किया है, उस धंधे का, उस काम का कस्टम है कि इस काम के लिए फर्दर सब डेलीगेट किया जा सकता है। कस्टमरी प्रैक्टिस चल रही है तो एक एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, तो एक एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक घर बनाने का काम है, मैंने पूरा का पूरा एक ठेकेदार को, ठेकेदार मतलब जो बिल्डर होता है ना, उसको काम दिया। बिल्डर ने पूरा काम ले लिया, लेकिन सर कस्टमरी प्रैक्टिस है कि सर जब प्लम्बिंग का काम आएगा तो वो प्लम्बिंग के लिए एक सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है जो उसके अंडर काम करेगा। सर जब फर्नीचर का काम आएगा तो वो सुथार को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके अंडर फर्दर काम करेगा। तो यदि कस्टमरी प्रैक्टिस है बेटा कि ऐसा ही होता है कंस्ट्रक्शन के काम में, तो फिर किया जा सकता है। यदि कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं है तो एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, where the agent has the express authority to appoint sub-agent. सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दे दी है एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस अथॉरिटी है, हाँ, इम्प्लाइड की यहाँ बात नहीं होगी क्योंकि बेसिकली कर ही नहीं सकते हो। लेकिन प्रिंसिपल ने एजेंट को एक्सप्रेसली अथॉरिटी दे दी है कि तू अपॉइंट कर सकता है सब एजेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू कर भैया। ठीक है, तेरे को काम किसी और से कराना है तू कर ले, मेरे को काम करवा दे बस। ठीक है, लेकिन हाँ, तेरा मेरा रिलेशनशिप एजेंट का रहेगा, तेरे को और फर्दर सब एजेंट्स अपॉइंट करने तू कर ले। तो सर बेसिकली सब एजेंट्स अपॉइंट नहीं किए जा सकते, जिसको डेलीगेट किया गया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शंस है। सबसे पहला, कस्टमरी ट्रेड प्रैक्टिस है तो कर सकते हो। दूसरा, सर एक्सप्रेसली इस बात की परमिशन है तो कर सकते हो। तीसरा, जहां पर सब एजेंट अलाउड होते हैं। पढ़ भाई।
where it is necessary due to unforeseen emergencies. कई बार अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस या इमरजेंसीज ऐसी आ जाती हैं जहां पर नेसेसरी हो जाता है यार, सब एजेंट अब अपॉइंट करना पड़ेगा, नेसेसिटी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है। मान लो मैंने जिसको एजेंट जैसे अपॉइंट किया, उस लाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एक टांग ऊपर करके पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी एक टांग लटक रही है। उसने कहा मैं काम संभाल लूंगा सर, लेकिन थोड़ा मेरे को अलाउ करो कि मैं अपना काम जो है किसी और से कराता रहूं। तो ठीक है, इमरजेंसी आ गई है तो फिर अब सब एजेंट करो भाई अपॉइंट, ठीक है। और भी ऐसी बातें हो सकती हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। वेर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन इमरजेंसी, ऐसा भी हो सकता है मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, उस पर मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ ताकि मैं उस पर माइन निकाल सकूं। माइंस समझते हो ना, कभी कोयला निकाल सकूं, कभी चूना निकाल सकूं, कभी कुछ। तो मान लो ये नीचे ऐसी जमीन आ गई जहां पर मेरी मशीनरी काम नहीं कर रही है और मुझे एक्सपर्टीज भी नहीं है उस पर्टिकुलर जमीन को खोदने का, तो फिर अब इमरजेंसी या नेसेसिटी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मुझे अपने अंडर किसी दूसरे आदमी को अपॉइंट करके उससे काम कराना पड़ेगा। तो सर वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन इमरजेंसीज। या फिर जैसे कि वो आइसक्रीम वाला केस हो गया था, ट्रक वाली जो ओनर थी, ड्राइवर थी, उसने फर्दर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में अपना काम किसी और को दिया, ये तेरे ट्रक में ले जा भाई, मेरा ट्रक खराब हो चुका है। तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया तो फिर वो वैलिड होना ही चाहिए। तीन जगहों पर आप नहीं अलाउड है तो भी आप सब एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हो। नोट पढ़ बेरिया। Note, however, an agent can employ persons to do the job, but the employees are not sub-agents of the agent. ये बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया अपना काम करने के लिए। ये दो अलग अलग बातें होती हैं कि एजेंट एक सब एजेंट को अपॉइंट करे और एजेंट किन्हीं एम्प्लॉइज को अपने अंडर अपॉइंट करे वही काम करने के लिए, ठीक है। दोनों में फर्क होता है। सब एजेंट मतलब तो आपने उसको पूरी तरीके से काम डेलीगेट कर दिया, मेरे बेhalf पे तू करेगा। एम्प्लॉइज आप अपॉइंट करते हैं तो ये एक अलग बात होती है। एम्प्लॉइज तो आपको रिपोर्ट करेंगे, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, उस काम जो भी काम एम्प्लॉय करेगा वो आपके लिए करेगा, ठीक है। तो सर सब एजेंट अपॉइंट करना और एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना ये दो अलग अलग बातें होती हैं, ध्यान करना। एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब एजेंट अपॉइंट कर रहे हो तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकते हो, बिकॉज एम्प्लॉइज को उस काम के लिए अपॉइंट करना और सब एजेंट्स को अपॉइंट करना दोनों अलग अलग बातें होती है। नोट, an agent can employ persons to do the job, but the employees are not considered sub agent of the agent, इसलिए वो बिल्कुल किए जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। आज सब एजेंट तक करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, सब्सटीट्यूटेड एजेंट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट? सर यदि किसी प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया था और उस एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं? सर ये हमको दो तरीके से देखना है। जहां पर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, ढंग से तरीके से अपॉइंट किया गया है, या और जहां पर सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, जहां पर उसे गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है। जहां पर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, in case of proper or authorized appointment of sub agent, what is the consequence of appointment of sub agent? Number one, Mansha, number 1 point per. The principal is liable to third parties for the acts of the sub agent. सर जहां पर सब एजेंट को सही तरीके से अपॉइंट किया गया है, सब एजेंट ने थर्ड पार्टीज के साथ में जाके कोई काम कर लिया, उन सब से प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा यदि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो। प्रॉपरली मींस अब तो सर फिर उसके कामों से जो उसने थर्ड पार्टी के साथ में किया है प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा। सेकंड पॉइंट पर, Agent's responsibility for sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. सर लेकिन ये चेन में बीच में ये आदमी उपस्थित है ना, तो सर इसने जो भी काम किए हैं
उसके लिए प्रिंसिपल जो है इस बीच वाले आदमी की गर्दन पकड़ सकता है। दैट प्रिंसिपल इसकी गर्दन पकड़ सकता है इसके कामों के लिए। हालांकि सब एजेंट ने जो भी काम थर्ड पार्टी के साथ में किए हैं प्रिंसिपल उससे बाइंड होने लग जाएगा, लेकिन यदि ये गलत करके आ गया किसी भी कारणवश तो प्रिंसिपल किसका गला पकड़ेगा? एजेंट का गला पकड़ेगा। तूने बेवकूफ आदमी को अपॉइंट किया, ला मेरे को इंडेमनिफाई कर। ठीक है, बात समझ में आई? सर प्रिंसिपल लायब, यदि सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल लायबल तो होगा थर्ड पार्टीज के लिए फॉर द एक्ट। थर्ड पार्टी से तो प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा, लेकिन बदले में वो किसका गला पकड़ पाएगा? सर agent's responsibility for sub-agent, agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. Third point, sub-agent's liability to principal. Third, The sub-agent is responsible for his acts to agent, but sub-agent is not responsible to the principal except in cases of fraud and willful wrong. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि सर ये जो कनेक्शन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ में कुछ करके आ गया है, ठीक काम, उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लगेगा। कुछ गलत काम हो गया है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली इसका गला नहीं पकड़ पाएगा, प्रिंसिपल तो एजेंट का ही गला पकड़ पाएगा। ये अपन ने देख लिया। अभी थर्ड पॉइंट क्या है? सब एजेंट्स लायबिलिटी टू प्रिंसिपल। ये किस हद तक प्रिंसिपल को लायबल होगा, ये किस हद तक डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल होगा, यानी प्रिंसिपल उसका गला पकड़ सकता है क्या? The sub-agent is responsible for his acts to agent and not to the principal. यानी कि सब एजेंट, एजेंट, प्रिंसिपल। सब एजेंट अपने कामों के लिए एजेंट को रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल डायरेक्टली इसका गला नहीं पकड़ पाएगा, वो तो एजेंट का गला पकड़ेगा। ठीक है, तो सब एजेंट अपने कामों के लिए डायरेक्टली एजेंट को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, प्रिंसिपल को नहीं। प्रिंसिपल उसका गला नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, एक जगह पे प्रिंसिपल जो है वो सब एजेंट का गला पकड़ सकता है, जब उसने जानबूझ के विलफुली कोई फ्रॉड किया है, या देखो ये क्या लिखा हुआ है, जहां पर फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग किया है, जानबूझ के उसने कोई मटियामेट किया है, कोई गोची मारी है, कुछ गलत काम किया है, वहां पर प्रिंसिपल उसको पकड़ सकता है। वो तो फ्रॉड के केस में जो भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है अपन उसको वैसे भी पकड़ सकते हैं। देखो बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बन रहा है और एजेंट और सब एजेंट के बीच में बन रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट किससे था? तो मैं तेरे से, तो मैं तो तेरा ही गला पकड़ूंगा, मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। एजेंट और सब एजेंट की बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है काम करने के लिए, उसके लिए ये प्रिंसिपल जो है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी बन जाता है। तो जब थर्ड पार्टी कैन ही इंटरफेयर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, ही कैन नॉट इंटरफेयर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट लागू कर लो, आंसर्स मिल जाएंगे तुम लोगों को कि है ना सर ये कनेक्टिंग चेन है बीच में, तो सर क्या ये इसको रेस्पॉन्सिबल? नहीं सर, ये तो केवल इसी को रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्या ये इसका डायरेक्ट गला पकड़ सकता है? नहीं सर, इसका गला डायरेक्टली नहीं पकड़ सकता है, ये तो केवल एजेंट का ही पकड़ सकता है। केवल एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रिंसिपल सब एजेंट का गला पकड़ सकता है। कौन सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में? जब उसने कोई फ्रॉड या विलफुली जानबूझ के रॉन्ग किया है, तब ये डायरेक्टली यहाँ पर गर्दन पकड़ने आ सकता है, अदरवाइज नहीं। ये तो हो गए तब जब सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुए, तब की कहानी कि सर सब एजेंट अपॉइंट किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। अब अपन वो 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं, लास्ट का आज का पोर्शन, जहां पर सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, अनऑथराइज्ड वे में अपॉइंट किया गया है। तो हमने तो पढ़ा ही है सब एजेंट अपॉइंट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, फिर भी कर दिए तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। The principal is not represented by such sub-agent and hence he is not answerable for the act of the sub-agent. देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को ही अपॉइंट किया और एजेंट ने अपनी मर्जी से सब एजेंट अपॉइंट कर दिए, प्रिंसिपल की उसमें वो नहीं थी, हामी नहीं थी। तो सब एजेंट जो थर्ड पार्टीज के साथ में कुछ भी बात करके आ रहा है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रिंसिपल बाइंड होगा? नहीं सर, यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं था, तो प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा। नंबर 1, जबकि ऊपर हो रहा था सब एजेंट के कामों के लिए क्योंकि वो प्रॉपरली अपॉइंटेड था, या नीचे नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ भाई।
The agent is responsible to the principal as well as to the third party for the act of the sub-agent. सर प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, थर्ड पार्टी. The agent is responsible to third parties as well as to principal for the acts of sub agent. क्योंकि अपॉइंट किसने किया है? इसी ने किया है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने अपॉइंट किया है. तो इसके कामों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस सर इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. ठीक है. तो सर सब एजेंट जो है उसके कामों के लिए एजेंट का गला पकड़ेगा थर्ड पार्टी भी और प्रिंसिपल भी. देखो वापस पढ़ो. एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. बोलो सर, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गए? इजी है या नहीं? बोलो यस और नो. बोलो यस और नो. इजी है या नहीं है? यस. थर्ड पॉइंट पढ़ मंशा. The sub-agent is not responsible to the principal at all. He will be answerable only to the agent. सब एजेंट कोई भी तरीके से प्रिंसिपल को आंसरेबल नहीं, कोई भी तरीके से, क्योंकि इसने उसे अपॉइंट ही नहीं किया है. वो तो हमेशा एजेंट को ही आंसरेबल होगा. ये तो हमेशा एजेंट को ही आंसरेबल होगा. ये बात ध्यान रखना. फ्रॉड और विलफुल वाली बात ही नहीं आई है यहाँ पर. ठीक है. तो सर सब एजेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना. सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, जो हम अगली बार सब्स्टिट्यूटेड एजेंट करेंगे. फिर हम डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट करेंगे. ठीक है. अभी ये एजेंसी थोड़ा लंबा चलने वाला है. ठीक है. ध्यान करना. अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के भेजो मेरे को. बेलमेंट, प्लेज, हाइपोथिकेशन, बेलमेंट और प्लेज पे, इंडेमनिटी, गारंटी पे, एजेंसी पे अपना काम करो और पूरा करो. मंशा टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी बोल. सर आप ये PDF भेजोगे? ये पीडीएफ में अभी भेजता हूँ. ये आगे से आगे मैं बनाता जाऊंगा, पर मैं अभी भेज देता हूँ ताकि आज जितना पढ़ा है उतना आप कवर अप कर सको. ठीक है. चलिए जी, मिलते हैं.